आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले तकनीकी सत्र में बताया था कि क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया क्या होगी, इस बात का आपसे मैं जिक्र करूँगा। तो अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का प्रवेश हो गया। अब अमेरिका को ये लगने लगा कि भाई अब जो अफ़गानिस्तान है वो कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो क्या करना पड़ेगा। इसके लिए वहाँ पर एक चीज़ को किया गया, वो ये था कि इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाया गया। ये तो पहले बढ़ा रहे थे लोग, इनके सारे पे था। एक ग्रुप बनाया गया जो उनसे लड़े, और वह ग्रुप और उस गुट का नाम था तालिबान। देखिए, तालिब होते हैं, एक तालीम शब्द है, उसको कहते हैं शिक्षा। तालिब होते हैं विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। तालिबान मतलब कि स्टूडेंट्स का जो समूह। आप समझ लिए तालिबान कहाँ से आया। तालिबान कोई ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। तो तालिबान एक सीधी सी बात है कि तालिब विद्यार्थी और तालिबान विद्यार्थियों का समूह। और उस समय मुल्ला मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मुल्ला साहब थे जो उस समय उसका नेतृत्व कर रहे थे तालिबान का, मुल्ला उमर। तो मुल्ला उमर साहब जो थे वो वहाँ के नेता बने इस तालिबान के, और उन्होंने अमेरिका के तरफ से सोवियत संघ से लड़ाई करी। अब सवाल इसमें दूसरा आता है, अगर लड़ाई लड़ी तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आज आप जाकर के लड़ लेंगे, और लड़ने लगेंगे तो वो सामान कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी। तो उसके लिए एक तरीका अपनाया गया। अमेरिका ने पहले से ही फंडिंग किया था पाकिस्तान, और अमेरिका ने उस फंडिंग को जारी रखा और फंडिंग को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो सवाल हुआ कि भाई अगर इस तरीके से अगर फंडिंग बढ़ाई जाएगी तो पैसा कहाँ से निकलेगा। पैसा आना भी तो चाहिए, पैसा आएगा कहाँ से। लेकिन कुछ दिन के लिए अमेरिका ने कुछ भूल गया और खूब पैसा दिया। ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा गया पाकिस्तान के द्वारा ये पैसा गया अफ़गानिस्तान। पैसा भी था, हथियार भी था, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, और सोवियत संघ से लड़ने के लिए पूरी सहायता की। लेकिन सवाल फिर कि जो लोग लड़ रहे हैं इनको सामान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। क्या अमेरिका घाटे में आएगा? तो घाटा तो कहीं नहीं, कोई भी नहीं उठाएगा। कुछ सालों के बाद समझ में आने लगा, बल्कि कुछ सालों के बाद क्या, कुछ दिनों में ही समझ में आने लगा कि फ़िलहाल तो इनको सिर्फ लड़वाने का ही काम करो। और धीरे धीरे वो लड़ाई इस तरह पहुंच गई कि अमेरिका से हथियार अच्छी मात्रा में आने लगे। तालिबान के लोग सोवियत संघ से लड़ने लगे, और 79 में अमेरिका ने सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में प्रवेश किया था। अगले 10 साल 11 साल में अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ की ये हाल हो गई कि सोवियत संघ को वहाँ से अपना कदम पीछे खींचना पड़ा, और सोवियत संघ वहाँ से चला गया। अब खेल देखिए, खेल यहीं पे खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि जब सोवियत संघ वहाँ से जाने लगा तो अपने हथियार और पैसा कुछ जगह पे छोड़ कर गया। बाद में वो हथियार नॉर्दर्न अलायंस वालों को, तालिबान वालों को मिले। नॉर्दर्न अलायंस का ही मैंने नाम लिया। नॉर्दर्न अलायंस एक सोवियत संघ और बाकी देशों का एक समर्थित समूह था जो बाद में तालिबान से लड़ा, और 5-10% अफ़गानिस्तान में उसका ऊपर की तरफ कब्जा था, जहाँ पर कि अफ़गानिस्तान की सीमा कश्मीर से, पाकिस्तान से, चीन से, सोवियत संघ से मिलती है। अगर वहाँ पर इनका कब्जा ना होता तो आप समझिए कि आतंकवाद का निर्यात अफ़गानिस्तान से तो सीधे हो जाता, लेकिन वहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा हो गया।
वो हथियार कहा जाता है कि जो सोवियत संघ छोड़कर गया वो इनको मिले, नॉर्दर्न अलायंस को भी और तालिबान को भी। खैर 79 में अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ आया, 10-11 साल में सोवियत संघ चला गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब आप बात की हरकतें देखिए। अफ़गानिस्तान में तालिबान का लगभग सत्ता में घुसपैठ हो गई, सत्ता उनकी बन गई, 90-95% पे उनका पूरा कब्जा था। और मुल्ला उमर उनके नेता थे। लेकिन जिसने इतनी बड़ी फंडिंग करी है, इतनी बड़ी मात्रा में आपको हथियार दिया है, गोला बारूद दिया है, रसद दिया है, पाकिस्तान के थ्रू गई है, तो अब आपका क्या होगा? पैसा तो आखिर आपको देना पड़ेगा वापस। तो पैसा भी कमाने का जरिया पश्चिमी देशों ने बताया अफ़गानिस्तान, उनके नेताओं को, तालिबान। इनसे कहा आप कुछ मत करिए, आपकी जो परिस्थितियां हैं, जो आपका जो देश का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत बढ़िया है, वहाँ पर आप कुछ करें या ना करें, आपके यहाँ अफ़ीम बहुत अच्छी पैदा हो सकती है। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान वालों ने अफ़ीम खूब और आश्चर्य की बात नहीं, फैक्ट की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान का नाम गोल्डन क्रिसेंट में आता है। अगर आप मैप को देखें तो कुछ अर्धचंद्रमा जैसी स्थिति बनती है, उसको कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट, जहाँ पर खूब अफ़ीम होती है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। और गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, यहाँ पर होती है। खैर, अब अफ़गानिस्तान में अफ़ीम होने लगी। अफ़ीम या तो उसकी फैक्ट्री बना ली गई, अफ़ीम के बाद उसको रिफ़ाइन करने की पाकिस्तान में, या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, और अच्छा खासा धंधा शुरू हो गया। बाद में मालूम चलता है कि कुछ 100 किलो की या कुछ 1000 रुपए की अफ़ीम पाकिस्तान जाती, वहाँ पे उसको रिफ़ाइन करते, उसको हेरोइन बनाते और फिर उसको कराची के पोर्ट से यूरोप और अमेरिका भेजते, वो कई लाख डॉलर की हेरोइन बन जाती और बाद में वही पैसा बेच करके हथियारों के तौर पर मिलने लगा आतंकवादियों को। और इस पूरे नेक्सस को नार्को टेररिज्म का नाम दिया गया। नार्को टेररिज्म, टेररिज्म में नार्कोटिक्स की क्या भूमिका है? उसको पहले पैदा किया, उसको बेचा, जो पैसा मिला उसको टेररिज्म में लगाया, ये है नार्को टेररिज्म। कुछ ऐसा ही चीज़ भारत में उसी समय जब आतंकवाद, अब आप देखिए भारत में आतंकवाद की कब हम अगर बात करते हैं तो कब शुरू हुआ? कुछ इसी टाइम से भारत में भी आतंकवाद कश्मीर वाला शुरू हुआ था और खालिस्तान वाला भी, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान आया, या आप कह सकते हैं कि जब सोवियत संघ का जब प्रवेश हुआ और तालिबान नाम का एक शब्द आया। देखिए, हम तथ्यों से आंख नहीं मूंद सकते, हमको इतिहास से सबक लेना होगा। अगर हम आंख मूंदे रहेंगे तो वो संकट आज हमारे सीमा पर फिर आगे खड़ा हो गया है। इसलिए आपसे हम इतनी पुरानी बातें कर रहे हैं। अब जब ये संकट आ गया और इस तरीके से वो सामान बेचने लगे और एक नार्को टेररिज्म की भूमिका सामने आई, उसी तरह के ही सामान जब पाकिस्तान ने क्या किया कि जब यहाँ पे खालिस्तान और कश्मीर के आतंकवाद को हवा दी, तो इसी तरीके के कुछ नारकोटिक्स वो भारत भी बेचता, यहाँ पे उसको लोग बेचते, वो पैसा यहाँ से भी निकलता। और एक जो बॉर्डर एरियाज़ थे, पंजाब और राजस्थान, कश्मीर, यहाँ पे अवैध तरीके से अफ़ीम, हेरोइन, कोकीन की खपत बढ़ गई और ये एक रूट बन गया। और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो आसियान कंट्रीज़ में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में ड्रग्स जाने लगी और भारत के ही रूट से वो फिर यूरोप भी जाने लगी। तो दो तरह के रूट सामने आ गए जिसको कि नार्को टेररिज्म का रूप दिया गया। तो भारत भी उसका भुक्तभोगी रहा, जो इस तालिबान और पाकिस्तान का जो गठजोड़ सामने आया और उसको अमेरिका ने फलने फूलने में और पश्चिमी देशों में ने अपने हितों के लिए कोई कमी नहीं की। इसके साथ देखिए एक और मुद्दा जो सामने आता है, जो इस समय चल रहा है, वो है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन कहते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा को। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच की, डूरंड लाइन है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की।
मैंने आपके लिए सामने ये मुद्दे इसलिए खड़े किए डूरंड लाइन के, क्योंकि देखिए समझने वाली बात यह है कि जो डूरंड लाइन का मुद्दा है ये अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और पाकिस्तान के लिए। कुछ लोग कह सकते हैं या कुछ जगह पे लोगों ने प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया कि आखिर ऐसा क्या था कि पाकिस्तान कश्मीर की तरफ और अफ़गानिस्तान की तरफ गया। देखिए मैं आपको बातें बता दूँ और मैंने बातें अपने कई रिसर्च पेपर में भी लिखी हैं और मैं इसको फिर बता रहा हूँ। मुद्दा कुछ और था। अगर आप पाकिस्तान की सीमा को देखें या पाकिस्तान का नक्शा देखें तो वो ऊपर की तरफ पतला है और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो जहाँ पे ईरान की सीमा लगती है वहाँ पर एक ईरान की तरफ एक एम आकार का एक शेप बनता है, बस वहीं पे चौड़ा है, बाकी ऊपर की तरफ पतला होता चला जा रहा है। तो पाकिस्तान को शुरू से डर था कहीं ऐसा ना हो कि अगर भारत ने कभी हमला किया तो 2 दिन के अंदर हम पूरे पाकिस्तान को भारत रोक मिल सकता है। तो पाकिस्तान तो चीज़ चाहता नहीं था, तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर पहले अटैक किया और अपनी एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ वहाँ पर वो आपके आगे आया। तो ऊपर वो जो चौड़ा कम था पाकिस्तान, वहाँ पर अब आप देखिए उसके पास POK आ गया, तो लगभग 100-150 किलोमीटर उसकी चौड़ाई इधर बढ़ गई। दूसरी बात क्या है कि डूरंड लाइन वाला जो मुद्दा है, अफ़गानिस्तान को इस तरह खड़ा करके पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, या ये कह लीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी भारत हमला करे तो उसको एक तालिबान के आतंकवादियों की शुरू से सह मिल गई कि भाई हमारी सेना बाद में मरेगी, पहले ही आतंकवादी मरेंगे। तो उनको कश्मीर भेजा। कश्मीर के बॉर्डर पे या हमारे जो सीमा लगती है पाकिस्तान का, तो उसको वहाँ पे खड़ा किया। इन्होंने तालिबान के या अफ़गानिस्तान के लड़ाकों को कश्मीर में लड़ने के लिए भेजा है पाकिस्तान में। ये बात 100% प्रूफ है। जो लोग 90 के दशक में जो आतंकवाद था उसमें जो मरे हैं उनमें अफ़गानी लोग भी शामिल हैं, ये बात 100% सही है। यहाँ तक कि ये बात भी सही है कि मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो हथियार, एक रिपोर्ट भी है इस बारे में अमेरिकी संसद में रखी गई थी कि जो भारत ने जब कंप्लेन किया पश्चिमी देशों से और यूएनओ में, तो मालूम चला और इस रिपोर्ट को अमेरिकी कांग्रेस में भी रखा गया कि जो कश्मीर में हथियार मिले हैं आतंकवादियों के पास, वो हथियार अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे सोवियत संघ से लड़ने के लिए। मतलब तालिबान, ये तालिबान को तो अमेरिका ने खड़ा किया था ना पाकिस्तान के सहयोग से। तो तालिबान को लड़ने के लिए जो हथियार थ्रू पाकिस्तान दिए गए थे, वही हथियार कश्मीर में मिले थे आतंकवादियों के पास। मतलब कि क्या हुआ इसका कि पाकिस्तान ने उन हथियारों को कश्मीर में लड़ रहे आतंकवादियों को दिए थे। तो एक ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था और इसके ऊपर अमेरिकी संसद में कई दिन तक बहस भी होती रही और ऐसे 2-3 सबूत भी थे भारत के पास, जिसको अमेरिकी संसद में खुद माना गया। अमेरिकी कांग्रेस से कहते हैं कि ये हथियार वही हैं जो हमने इनको दिए थे। तो अगर आज ये बात की जा रही है कि तालिबान आ गया है तो वो हमारे लिए किस तरह का खतरा होगा, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि भाई ये पृष्ठभूमि ये थी। तालिबान का जो पहला रूप था उसमें तालिबान हमारे लिए किस तरह खतरा बना था, और इस चीज़ को पश्चिमी देशों ने भी कबूला। यूएनओ की मीटिंग में भी और अमेरिकी संसद की मीटिंग में भी इस चीज़ को कबूल किया गया। भारत ने मुद्दे बड़े ज़ोर शोर से उठाए थे। अब हम आपको इसके साथ हम थोड़ा सा और एक तरफ आगे ले चलते हैं कि क्या हुआ। देखिए कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा था और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वो भारत पाकिस्तान के दोस्ती के बहुत बड़े हिमायती थे। देखिए हमारे यहाँ सत्ता जब भी चेंज होती है तो जो प्रधानमंत्री बनता है उसको लगता है कि भाई पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हैं, और वो उसको लगता है कि जो पिछले वाले थे उन्होंने अच्छे से शायद काम ना किया हो, अल्लाह हम अपने पूरे मन से काम करें। लेकिन भारत का इतिहास रहा है कि जब जब आप पाकिस्तान पर भरोसा करेंगे तब तब आपको धोखा मिलेगा। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बस यात्रा लेकर लाहौर, बस यात्रा को अमृतसर से लेकर लाहौर गए थे और उनको भी बदले में कारगिल मिला। तो जो कारगिल मिला उसके बाद उसी साल 99 में दिसंबर में
हमारा एक वायुयान काठमांडू से चला और उसको भारत में जैसे पहुंचा बनारस के आसपास उसको हाईजैक कर लिया गया और उसको पहले तो अमृतसर ले गए, फिर उसको पाकिस्तान ले गए, फिर शायद कहते हैं सऊदी अरब तेल में लिया, क्या किया, उसके बाद अफ़गानिस्तान आ गया लौट कर। और अफसोस की बात देखिए, भारत उसमें से अपने बंदियों को बिना आतंकवादियों को छोड़े, मसूद अजहर और 2 और लोग थे जो बाद में फिर संसद पर अटैक भी किए, ये वही लोग हैं, बिना उनको छोड़े छुड़वा नहीं पाया। तो बहुत बड़ा घाव दिया इसी तालिबान, इसी अफ़गानिस्तान और इसी पाकिस्तान। तो अब आप सोचिए कि जब इतना बड़ा संकट एक बार भारत के ऊपर 99 में आ चुका है, कारगिल हुआ, फिर वायुयान का किडनैपिंग हुई, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा संकट फिर खड़ा है कि तालिबान, पाकिस्तान फिर वही है। एक यात्री थे रूपेन कातियाल, जिनकी बहुत जल्दी शादी हुई थी, उनकी भी उसमें तालिबानियों ने हत्या कर दी। और उसके बाद जब तक ये 3-4 आतंकवादी नहीं छोड़ दिए गए, तब तक प्लेन को वहाँ से लाते नहीं बना। और हमको इन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा जिनको लाने के लिए न जाने कितने सैनिकों ने कश्मीर में बंदी बनाने के लिए इनको अपने प्राणों की आहुति दी। तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हमारे सामने आया, इसकी तक आपसे मैंने तुलना की। और अब मैं सन 1999 तक मैं ले आया। अब आपको आगे बताऊंगा कि आगे किस तरह तालिबान और ये सब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो उसका भी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। थैंक यू।